नहीं वापस वीडियो पे क्लिक करिए। एक मिनट आप करो ना। ये यहाँ पे क्लिक करना था और स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन करना है। इस पे क्लिक कर देंगे तो केवल अपना सिंगल वीडियो आ जाएगा बच्चों के। अब अपने आप को अनम्यूट करना है। इधर आइए तो क्लास शुरू कर देंगे बस, और ये शुरू हो जाएगा अपना। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस सर, ऑल क्लियर है। स्लाइड दिखाई दे रहा है? स्लाइड क्लियर है? मैं फाइन हूं बेटा, बिल्कुल बढ़िया। तो आज अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हाँ, मुझे पता है आप लोग पढ़े हुए मुझसे। बिल्कुल बिल्कुल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार और मैसेज में बताओ मेरे को। और स्लाइड क्लियर है? स्लाइड दिखाई दे रही है आपको? यस सर। चलिए, तो लेट अस स्टार्ट। अपन स्टार्ट करें क्लास फिर।
तो आज अपन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सा? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या है? सबसे पहले अपन देखें कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं? अपने नंबर को इंक्रीज करने के लिए क्या है, वो रिप्रोड्यूस करते हैं। अपनी रेस को बनाए रखने के लिए वो रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, फिर अपन देखें टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन बता रहा हूं सिंपल। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अपन देखें तो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है कि 2 टाइप्स हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अपन देखें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपसे मैं पूछूं कि लोअर ऑर्गेनिज्म में कौन सा रिप्रोडक्शन मोस्टली मिलता है, तो कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे को, लोअर ऑर्गेनिज्म में कौन सा रिप्रोडक्शन मिलेगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और हायर ऑर्गेनिज्म में जनरली जो रिप्रोडक्शन मिलता है वो कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर अपन देखें कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसा होता है? यूनिपेरेंटल होता है, यहाँ सिंगल पेरेंट होता है। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या यूनिपेरेंट या बाई पेरेंट होता है। ये यूनिपेरेंटल भी और बाई पेरेंटल भी होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? मोस्टली विदाउट गैमिट फॉर्मेशन होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज क्या है? विद गैमिट फॉर्मेशन होता है। फिर आगे बात करें अपन कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है? माइटोसिस होता है। तो जो ऑफस्प्रिंग में फॉर्मेशन होते हैं वो क्या है? बिल्कुल पेरेंट्स की तरह होते हैं, जस्ट लाइक क्लोन होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है? जो ऑफस्प्रिंग फॉर्मेशन होते हैं वो जस्ट लाइक पेरेंट की तरह नहीं होते हैं। ठीक है, और ऑफस्प्रिंग आपस में भी क्या है? अलग अलग होता है। इसमें कारण क्या है कि यह माइटोसिस और मियोसिस दोनों होता है, और मियोसिस में क्या है? क्रॉसिंग ओवर होता है। ठीक है, जिससे क्या है? कई तरीके से जेनेटिक वेरिएशंस फॉर्म होते हैं, इसलिए ऑफस्प्रिंग आर नॉट सेम। ठीक है, अब अपन बात करें आगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने बताया कि लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे अमीबा में बाइनरी फिशन है, इसमें स्पॉन्जेस में क्या है? जेमुल फॉर्मेशन है, और जैसे हाइड्रा है इसमें क्या है? बडिंग है। तो हायर एनिमल्स में जो रिप्रोडक्शन मिलता है वो मोस्टली कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ अपन देखें कि रिप्रोडक्शन आर ऑफ 2 टाइप, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? बाई पेरेंटल है। मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट गैमिट फॉर्मेशन है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो विद गैमिट फॉर्मेशन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोअर ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं, जैसे अमीबा में बाइनरी फिशन है, स्पॉन्जेस में क्या है? जेमुल फॉर्मेशन है, हाइड्रा में जैसे बडिंग है। हायर एनिमल्स में क्या है? मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्मेशन होता है। ठीक, अब अपन चले आगे। अब हम बात करें सेक्स ऑर्गन्स की। तो सेक्स ऑर्गन अपन देखें 2 टाइप के हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उसे कहते हैं कि जो गैमेट्स प्रोड्यूस करें, उन्हें हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। और प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन, जैसे टेस्टिस है, स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस करते हैं। सेक्स हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन फॉर्मेशन करते हैं। जैसे ओवरी है, ओवा फॉर्म करती है। सेक्स हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है। जो गोनेड है, टेस्टिस और ओवरी, ये क्या? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन किसे कहेंगे अपन? सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन उसे कहेंगे कि प्रोवाइड पैसेज फॉर गैमेट्स। तो जो गैमेट्स फॉर्मेशन हो रहे हैं टेस्टिस को में, तो उनको क्या है कि आगे वो पैसेज प्रोवाइड करेंगे, और हेल्प इन यूनियन ऑफ गैमेट, मतलब कि गैमेट्स को क्या है? ट्रांसपोर्टेशन और फ्यूजन में हेल्प करते हैं कौन? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, आगे चलें। अब अपन इसमें देखें, ये हो गया। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है? गैमेट्स के ट्रांसपोर्टेशन में और गैमेट्स के फ्यूजन में हेल्प करते हैं। अब हम बात करें कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब हम ले मेल में, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? टेस्टिस है। ठीक है, जो स्पेलिंग में अपन देखें कि ये जो आई आ जाता है तो ये सिंगल है, और जब ई आ जाता है तो ये प्लूरल है। ठीक है, तो 1 पेयर टेस्टिस, और सिंगल है तो TES TIS, और ये सिंगल हो तो ओवरी,
और प्लूरल हो तो ओवरीज। ठीक, अब अपन देखें गैमिट फॉर्मेशन करते हैं तो गैमिट क्या है कि स्पर्मेटोजोन है। ठीक है, जब इसे प्लूरल कहेंगे तो अपन क्या कहेंगे, स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, यहाँ सिंगल क्या है, फीमेल में ओवम है, प्लूरल कहेंगे तो अपन क्या है, ओवा। ठीक है, और जो हार्मोन है तो ये हार्मोन कौन सा फॉर्मेशन करती है, टेस्टोस्टेरोन, और ओवरी फॉर्मेशन करती है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन क्या है, ग्रुप ऑफ हार्मोन है। जैसे मेल में ग्रुप ऑफ हार्मोन्स हैं, मेल सेक्स हार्मोन, तो इन ग्रुप ऑफ हार्मोन्स को आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में क्या कहेंगे अपने। ग्रुप ऑफ हार्मोन को क्या कहेंगे, एंड्रोजन कहेंगे। ग्रुप ऑफ हार्मोन का नाम क्या है, एंड्रोजन है, और प्रिंसिपल एंड्रोजन का नाम क्या है, टेस्टोस्टेरोन है। जैसे आप पढ़ते हैं ना ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, ग्रुप ऑफ हार्मोन क्या कहेंगे अपन, कोर्टिसोल कह देते हैं। ठीक है, तो वैसे ही क्या है कि यहाँ ग्रुप ऑफ हार्मोन को एंड्रोजन कहते हैं, और प्रिंसिपल जो एंड्रोजन है वो क्या है, टेस्टोस्टेरोन है। तो ये बात हुई प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की। बिल्कुल नया अतुल, बिल्कुल वेरी गुड बेटा। अब अपन आगे चलें, इसके बाद अपन देखें यहाँ कि ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया। अब हम देखें सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, इन्हें एसेसरी सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं, परंतु आपको क्या ध्यान रखना, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ये ध्यान रखना। ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन अपन देखें कि जो मेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है, तो टेस्टिस में गैमिट फॉर्मेशन हो गए, तो वो जा रहे हैं क्या, एपिडिडाइमस में, फिर वास डिफरेंस, फिर एजेकुलेटरी डक्ट, फिर सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड, पेनिस, ये सब क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, इनमें से ये जो सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोरेथ्रल ग्लैंड, बल्बोरेथ्रल को हम क्या है, कॉपर ग्लैंड भी कहते हैं, ये क्या एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है। ठीक है, तो मेल में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात आए तो आपको होगी एपिडाइमस, वास डिफरेंस, एजेकुलेटरी डक्ट, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड, इसे अपन क्या है, कॉपर ग्लैंड और पेनिस, ये क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। और यहाँ अपन देखें फीमेल में तो ये क्या है, फेलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है, वेजाइना है, बार्थोलिन ग्लैंड है, तो ये क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। अब आपसे पूछे कि फीमेल में एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड कौन सी है, तो आप आंसर दो मुझे कमेंट बॉक्स में, आंसर फास्ट आने चाहिए आपको। फीमेल में एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड कौन सी है, बार्थोलिन ग्लैंड है। तो बार्थोलिन ग्लैंड है, ये एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है। ठीक है, फिर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं, क्या फीमेल में मेमरी ग्लैंड है, वो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन है, आंसर दो मुझे। नो, मेमरी ग्लैंड है वो नया, बिल्कुल सही, कि जो मेमरी ग्लैंड है वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन नहीं है। मेमरी ग्लैंड क्या है, ये देखिए कि ब्रेस्ट या मेमरी ग्लैंड इज ए सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ये क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हम देखें, अब बात ये आई कि मैंने सबसे पहले आपको बताया कि रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं, अपनी रेस को बनाए रखने के लिए ऑर्गेनिज्म में वो रिप्रोडक्शन करते हैं। ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन टू टाइप का मिलता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, फिर मैंने आपको बताया जो सेक्स ऑर्गन है वो टू टाइप के हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। इतनी बात होगी। अब क्या, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अलावा एक टर्म और आई है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या है कि एक्सटर्नली वी कैन डिस्टिंग्विश आइदर मेल और फीमेल, इसे हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं। जैसे मेल में क्या है, दाढ़ी मूंछ है, वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। फीमेल में जैसे क्या है, मेमरी ग्लैंड है, वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। ठीक है, तो ये क्या है कि अक्सर क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है, कि विच इज नॉट सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, तो ये फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना दे देते हैं, एक ऑप्शन दे देते हैं मेमरी ग्लैंड। तो मेमरी ग्लैंड सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन नहीं है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब अपन चलते हैं आगे। अब अपन बात करें गोनेड की, मतलब यही टेस्टिस और ओवरी की। तो गोनेड की अपन बात करें यहाँ कि ड्यूरिंग इंट्रा यूट्राइन लाइफ, ठीक है, यूट्रस में जो फिटस डेवलप होता है इसे ड्यूरिंग इंट्रा यूट्राइन लाइफ अपन कहते हैं। टेस्टिस और ओवरी है वो डेवलप होती है,
कौन सी जर्मिनल लेयर से? मेसोडर्म से। 3 जर्मिनल लेयर होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है, तो मेसोडर्म से क्या है कि इंटायर रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा फॉर्म होता है। इज दैट क्लियर? अब अपन बात करें कि दे डेवलप इन एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, टेस्टिस ओवरी कहां डेवलप हो रही है? एब्डोमिनल कैविटी में डेवलप हो रही। ठीक है, फिर आगे ये लिखा हुआ है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ टेस्टिस डिसेंड डाउन इनटू स्क्रोटल सैक बट ओवरी रिमेन इन एब्डोमिनल कैविटी। इसका आंसर आप दो कि टाइम ऑफ बर्थ है, टेस्टिस तो क्या डिसेंड करके स्क्रोटम में आ जाती है, परंतु ओवरी है फीमेल में, वो ऑलवेज के एब्डोमिनल कैविटी में रहती है। आंसर दें। बिल्कुल फास्ट आना चाहिए। तो इसका कारण क्या है? टेम्परेचर। बिल्कुल बढ़िया हर्षिता, पारस, बिल्कुल बढ़िया। तो हम देखें, आपको ये ध्यान रखना है, देखिए कि टेस्टिस जो फॉर्म होती है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ, वो 7th और 8th वीक पर क्या है? फॉर्मेशन हो जाती है। टेस्टिस फॉर्म 7th एंड 8th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के दौरान जो 7वां और 8वां, 7th और 8th वीक होता है, तब टेस्टिस फॉर्म हो जाती है। आपको ये ध्यान रखना, कहाँ? एब्डोमेन में। ठीक, और टेस्टिस है वो 7 और 8 वीक पे क्या डिसेंड होना शुरू होती है? कहाँ? एब्डोमिनल कैविटी से स्क्रोटम की ओर। तो आपसे कोई पूछे कि फिटस में 4th मंथ में टेस्टिस कहां मिलती है, तो अब आप कहोगे एब्डोमिनल कैविटी में। ठीक है, आपसे पूछे कि 7th मंथ में कहां मिलती है, तो आप कहोगे इंगुइनल कैनाल में। और आपसे पूछे 9th मंथ में टेस्टिस कहां मिलती है, तो आप कहोगे स्क्रोटम में। ठीक है, तो मतलब 7 और 8 वीक में जो टेस्टिस मिलती है वो डिसेंडिंग पाथ पे मिलती है, और 9 मंथ में क्या आ जाती है? वो स्क्रोटम में आ जाती है। ठीक है, ये बात। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है? बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री लो टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना रहता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, वो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सूटेबल नहीं है। इससे 2 से 2.5 डिग्री लो टेम्परेचर हो, वो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सूटेबल है। इसलिए मेल में जो टेस्टिस है वो ड्यूरिंग एंड ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी से डिसेंड होके कहां जाती? स्क्रोटम में आ जाती है। इज दैट क्लियर? तो टेस्टिस फॉर्मेशन कब होती है? 7 और 8 वीक में। और टेस्टिस डिसेंड होना कब शुरू होती है? 7th और 8th मंथ में। ये दोनों पॉइंट मैंने यहां दे रखे, आपको ध्यान रखना, याद रह जाएगा। चलिए, अब क्या है कि पहले क्वेश्चन आते थे जो स्टेट पीएमटी था, आजकल ये क्वेश्चन नहीं आते कि क्या किसी एनिमल्स में इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस भी मिलती है? मैमल्स में बिल्कुल मिलती है। ये देखिए, इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस मिलती है किसमें? प्रोटोथीरियंस में। प्रोटोथीरियंस में क्या आते हैं? डकबिल प्लेटिपस। जो मेमेलिया है वहां आप देखते हैं प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया, 3 ग्रुप होता है। तो प्रोटोथीरियन में क्या है? इंट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस मिलती है। और एलिफेंट है, व्हेल है, डॉल्फिन है, ये मैमल्स हैं। ठीक है, ये यूथेरियन मैमल्स है, इनमें भी क्या एब्डोमिनल टेस्टिस मिलती है। ठीक है, और कुछ मैमल्स ऐसे होते हैं, इन सम मैमल्स टेस्टिस आर इंट्रा एब्डोमिनल बट ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन डिसेंड डाउन इनटू स्क्रोटम। परंतु जब ब्रीडिंग सीजन होता है तो वो स्क्रोटम में डिसेंड हो जाती है। किस में मिलती है? रोडेंट्स में। रोडेंट्स में मिलती है, ये रेट वगैरह इनमें। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। एनिमल्स में क्या ब्रीडिंग सीजन मिलता है, ईयर में 3 या 4 मंथ का एक सीजन मिलता है, जिसे अपन क्या कहते हैं? ब्रीडिंग सीजन कहते हैं। ठीक है, ह्यूमन में क्या है? ब्रीडिंग सीजन नहीं, इंटायर ईयर ही क्या है? ब्रीडिंग सीजन ही है। परंतु अदर मैमल्स में, प्राइमेट्स को छोड़ दें तो अदर मैमल्स में क्या है? एक पर्टिकुलर जो टाइम पीरियड है, ठीक है, 3 या 4 मंथ का, उसी में ब्रीडिंग होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ब्रीडिंग सीजन कहते हैं। इज दैट क्लियर? एब्डोमिनल टेस्टिस का मतलब ये होता है नारायण बेटा कि जो एब्डोमेन में रहती है टेस्टिस, किसमें? एलिफेंट में, व्हेल में, डॉल्फिन में और प्रोटोथीरियंस में। ठीक है,
अब अपन आगे बात करते हैं। तो ये समझ में आ गया गोनेड वाला पॉइंट। अब मैं आपको बताऊं, मैंने अभी 3 ही पॉइंट आपको बताए, जनरल है। रिप्रोडक्शन 2 टाइप का, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। सेक्स ऑर्गन 2 टाइप के, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस और ओवरी। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मेल में तो क्या, इपिडाइमस, वास डिफरेंस, एजेकुलेटरी डक्ट, ठीक है। तो ये यूरिथ्रा, पेनिस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बर यूरिथ्रल ग्लैंड, ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। और फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन क्या है, फेलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है, वेजाइना है और बार्थोलिन ग्लैंड है, ठीक। और जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं, जैसे मेल में दाढ़ी मूछें हैं, फीमेल में मेमरी ग्लैंड है, वो क्या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है। जैसे मेल में लो पिच साउंड होता है, फीमेल में हाई पिच साउंड होता है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया आपको? अब फिर मैंने आपको गोनेड के बारे में बताया कि गोनेड का ओरिजिन कैसा होता है। तो गोनेड का जो ओरिजिन होता है वो मेसोडर्मल होते हैं। 2 गोनेड होते हैं, टेस्टिस और ओवरी। दोनों ही क्या है, ड्यूरिंग इंट्रायूट्राइन लाइफ एब्डोमिनल कैविटी में फॉर्म होते हैं। ओवरी है वो थ्रू आउट लाइफ एब्डोमिनल कैविटी में रहती हैं, परंतु टेस्टिस है वो 7-8 वीक पे तो फॉर्मेशन हो जाती है, और 7th और 8th मंथ में क्या है, वो एब्डोमिनल कैविटी से डिसेंड होके कहां जाती है, स्क्रोटम में आ जाती है। क्यों? क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए लो टेम्परेचर चाहिए। बॉडी से कितना लो चाहिए? 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए, ठीक। आई थिंक सब क्लियर? कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे को। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपन आगे। अब अपन ये स्टार्ट करते हैं क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम यहाँ एनसीईआरटी का चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। तो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल, सेक्सुअल, सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और गोनेड का डेवलपमेंट, ये 3 जनरल पॉइंट है। अब अपन यहाँ से एनसीईआरटी से का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम क्या क्या स्टडी करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। स्क्रोटम, टेस्टिस, इपिडाइमस, वास डिफरेंस, एजेकुलेटरी डक्ट, यूरिथ्रा, एसेसिव रिप्रोडक्टिव ग्लैंड और पेनिस, ये हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्टडी करेंगे। क्या? स्क्रोटम, टेस्टिस, इपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, ठीक है, एजेकुलेटरी डक्ट और यूरिथ्रा, पेनिस और एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, ये 8 पॉइंट अपने स्टडी करें, ठीक। चलिए अब आ जाते हैं टेस्टिस में। तो सबसे पहले हमारी एनसीईआरटी की लाइन है, इन मेन 1 पेयर टेस्टिस मिलती है, ठीक है, और ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इनका साइज क्या है, 4 से 5 सेंटीमीटर, ये तो क्या है, लेंथ है, और 2 से 3 सेंटीमीटर क्या है, ये विड्थ है। ध्यान रखना, आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक। अब हम थोड़ा सा और आगे चले। ये देखिए, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज टेस्टिस डेवलप इन एब्डोमिनल कैविटी। तो ये एब्डोमिनल कैविटी है, यह डेवलप होती है। एब्डोमेन में क्या है कि ये हमारा नेवल पोर्शन है और डायफ्राम तक, एक तो अपर एब्डोमिनल है और ये इससे नीचे वाला पोर्शन क्या है, लोअर एब्डोमेन है, ठीक है। तो ये एब्डोमिनल टेस्टिस में क्या है कि फॉर्म होती है, दे डिसेंड टू स्क्रोटम, दे रखा है, एट द टाइम ऑफ बर्थ। तो टाइम ऑफ बर्थ पे क्या है कि वो एब्डोमिनल कैविटी से डिसेंड होके किस में आ जाती है, वो स्क्रोटम में है। दूसरा पॉइंट ये दे रखा है, पहले मैंने आपको डिटेल में बता ही दिया आपको, ठीक। अब अपन थोड़ा सा और आगे चले। क्यों स्क्रोटम में आती है, ये बार बार इसलिए दे रखा है स्लाइड में क्योंकि अक्सर क्वेश्चन आता रहता है। स्क्रोटम में इसलिए आते हैं कि स्क्रोटम का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से क्या है, 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लो टेम्परेचर होता है, इसलिए क्या है ये स्क्रोटम में आती है। और ये टेम्परेचर क्या सुटेबल है किसके लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, ठीक है। अब अपन देखें कि जो स्क्रोटम है उसमें टेम्परेचर रेगुलेट कैसे रहता है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर रेगुलेट कैसे रहता है, तो ये यहाँ मैंने ये पॉइंट दे रखा है, ठीक है, ब्रैकेट में कर देता हूँ, एग्जाम में नहीं आएगा, आपके नॉलेज के लिए है, आपको बात बिल्कुल क्या है, क्लियर हो, ठीक है। तो यहाँ अपन देखें कि यहाँ स्वेट ग्लैंड मिलती है,
जिसमें स्क्रोटम है, जो क्या टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करती हैं। डार्टोस और क्रीमेस्टर मसल मिलती हैं जो टेम्परेचर को रेगुलेशन में हेल्प करती है, और एक पेम्पनी फॉर्म प्लेक्सस मिलती है। तो ये पेम्पनी फॉर्म प्लेक्सस क्या है आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, फिर अपन आगे चलते हैं। आप ही बताओ सर। चलो मैं बताता हूं आपको। पेम्पनी फॉर्म प्लेक्सस ये है कि अंदर की तरफ जो आर्टरी होती है, ठीक है, तो आर्टरी में तो ब्लड क्या है कि हॉट होता है, उसके चारों तरफ क्या है वेन, ठीक है, तो उनके चारों तरफ क्या है कि वेन्यूल्स है, वो क्या नेटवर्क फॉर्म में होती है, उनको हम क्या है पेम्पनी फॉर्म प्लेक्सस कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है काउंटर करंट का काम करता है, ये हीट एक्सचेंजर है, ठीक है। इन्हीं तीनों चीजों के कारण क्या है स्क्रोटम में टेम्परेचर रेगुलेट रहता है ड्यू टू स्वेट ग्लैंड, डार्टोस एंड क्रीमेस्टर मसल और पेम्पनी फॉर्म फ्लेक्सस, ठीक है। इसमें अपने को ये सेकंड पॉइंट आपको ध्यान रखना, डार्टोस एंड क्रीमेस्टर मसल, फर्स्ट और थर्ड को आपको छोड़ देना, ये आगे मैं आपको बताऊंगा डार्टोस और क्रीमेस्टर मसल कैसे, ठीक। अब आगे चलिए, अब हम पहला पॉइंट अपन लेते हैं, कौन सा, स्क्रोटम। तो स्क्रोटम में अपन देखें कि बॉडी से बाहर, ठीक है, एक सिंगल क्या है पिगमेंटेड पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम क्या है स्क्रोटम कहते हैं, ठीक है। और स्क्रोटम के मिडल में ये देखिए, ये जो मैं बना रहा हूं, ये मिडल में क्या है एक सेप्टम होता है, स्क्रोटम के एक मिडल में क्या सेप्टम होता है, वो उसको दो चैम्बर में क्या डिवाइड करता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं मीडियन रेफे, क्या कह रहे हैं इसे मीडियन रेफे, और इसके हर चैम्बर में क्या है वन टेस्टिस होती है। तो स्क्रोटम बाहर से दिखाई तो सिंगल दे रहा है, ठीक है, सिंगल ही होता है, अंदर की तरफ एक सेप्टम होता है जो उसके दो चैम्बर में डिवाइड कर रहा है, इस सेप्टम को बाहर की तरफ अपन क्या कहते हैं मीडियन रेफे कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब मैंने आपको बताया था ये कि टेस्टिस है वो 7th और 8th वीक में फॉर्मेशन हो जाती है ऊपर एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक, 3 मंथ 4 मंथ 5 मंथ 6 मंथ यही मिलती है एब्डोमिनल कैविटी में फीटस में, ठीक है। अब वो 7th और 8th मंथ में क्या है वो धीरे धीरे डिसेंड होना शुरू होती है, टेस्टिस डिसेंड होना शुरू होती है। तो इस डिसेंड होने में हेल्प करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्मॉल अमाउंट में, तो ये टेस्टिस डिसेंड होती है। अब ये टेस्टिस डिसेंड होके जिस पाथ से ये नीचे की तरफ आती है, इस पाथ को हम क्या कहते हैं इंग्यूनल कैनाल कहते हैं, इस पाथ को हम क्या कहते हैं इंग्यूनल कैनाल कहते हैं, ठीक है। टेस्टिस आ गई है। अब टेस्टिस है वो स्क्रोटम से कुछ इलास्टिक फाइबर के द्वारा कनेक्टेड होती है, इन इलास्टिक फाइबर को हम क्या कहते हैं गबर्नेकुलम कहते हैं, इन इलास्टिक फाइबर को हम क्या कहते हैं गबर्नेकुलम कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछे एग्जामिनर दो कि स्क्रोटम कनेक्टेड टू एब्डोमिनल कैविटी थ्रू, तो आपका आंसर होगा इंग्यूनल कैनाल। स्क्रोटम कनेक्टेड टू एब्डोमिनल कैविटी थ्रू, आपका आंसर होगा इंग्यूनल कैनाल। आपसे पूछे टेस्टिस कनेक्टेड टू स्क्रोटम थ्रू, तो आपका आंसर होगा गबर्नेकुलम। इतनी बात समझ में आई, ठीक। अब आपसे पूछे कि टेस्टिस कनेक्टेड टू एब्डोमिनल कैविटी थ्रू, तो आप मुझे आंसर दो कमेंट बॉक्स में फौरन। स्क्रोटम कनेक्टेड टू एब्डोमिनल कैविटी थ्रू इंग्यूनल कैनाल, टेस्टिस कनेक्टेड टू स्क्रोटम थ्रू गबर्नेकुलम। आपसे पूछे कि टेस्टिस कनेक्टेड टू एब्डोमिनल कैविटी थ्रू, तो आपका आंसर होगा क्या स्पर्मेटिक कोर्ड। टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी की वॉल से कनेक्टेड किसके थ्रू है स्पर्मेटिक कोर्ड। बिल्कुल हर्षिता सुनील गुजर बिल्कुल बढ़िया आंसर बेटा स्पर्मेटिक कोर्ड, तीनों बात याद हो गई। अब ये स्पर्मेटिक कोर्ड है, ठीक है, ठीक है। तो ये स्पर्मेटिक कोर्ड में क्या है कंटेंट कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आज, मैं समझाता इसलिए हूं कि आपको दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो स्पर्मेटिक कोर्ड क्या है, स्पर्मेटिक कोर्ड में मिलती है क्या गोनेडियल आर्टरी, गोनेडियल वेन, गोनेडियल लिम्फेटिक वेसल्स, गोनेडियल नर्व और वास डिफरेंस। मेन कौन सी वास डिफरेंस, तो गोनेडियल आर्टरी, गोनेडियल वेन, गोनेडियल नर्व, गोनेडियल लिम्फेटिक्स
छोड़ देना है, और एक आपको जो है वास्ट डिफरेंस, ये 5 हो गया। इनके ऊपर कनेक्टिव टिश्यू मिलता है तो एक रस्सी जैसी स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड कहते हैं। क्या रह जाएगा, बिल्कुल ठीक। अब अपन चलते हैं थोड़ा और आगे। अब देखिए कि अंदर की तरफ ये आपको मसल्स दिखाई दे रही है, इनको अपन क्या करें, डार्टोस मसल्स। तो टेस्टिस में क्या है, अंदर की तरफ क्या मिली है, ये डार्टोस मसल मिल रही है। ये क्या है, थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करेगी। किसमें हेल्प करेगी, थर्मो रेगुलेशन में। तो अब ये थर्मो रेगुलेशन में कैसे हेल्प करेगी, विंटर में जब कोल्ड टेम्परेचर होगा, ठीक है, सर्दियों में, तो इस डार्टोस मसल में आप आंसर बताओ मुझे, कॉन्ट्रैक्शन होगा या रिलैक्सेशन होगा, फौरन कमेंट बॉक्स में आओ। कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा। तो डार्टोस मसल में कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा तो इस स्क्रोटम का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस स्क्रोटम का सरफेस एरिया कम हो जाएगा और ये कनेक्ट हो जाएगा किससे, एब्डोमिनल कैविटी के पास आ जाएगा। तो यहाँ क्या है कि विंटर में बाहर का टेम्परेचर क्या है, जैसे 8 डिग्री सेंटीग्रेड है, परंतु इस स्क्रोटम का जो टेम्परेचर है वो तो 34.5 से लेके 35 डिग्री रखना है ना आपको। यहाँ इसका टेम्परेचर तो 34.5 से 35 डिग्री रखना है, मतलब बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री लो टेम्परेचर रखना है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। इसी प्रकार समर में अपन देखें, गर्मियों में बाहर का टेम्परेचर 45 हो जाता है, तब ये जो डार्टो मसल क्या होती है, रिलैक्स, तो सरफेस एरिया इसका क्या बढ़ जाता है, ये हीट लिबरेट करता है। तो एनी हाउ स्क्रोटम का टेम्परेचर कितना हो जाता है फिर, 34.5 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज सुटेबल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। इतनी बात हो गई, डार्टोस मसल का क्लियर हुआ। अब अपन देखें यहां इस डार्टोस मसल के अंदर की तरफ, ठीक है, एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर मिलती है जिसे हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटिक फेसिया। क्या कहते हैं इसे, स्पर्मेटिक फेसिया। ये सीटी का मतलब भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। स्पर्मेटिक फेसिया हो गया। फिर अपन देखें स्पर्मेटिक फेसिया से आगे की ओर, ये देखें ब्लू कलर की, ये ब्लू कलर की मसल मिलती है, इसको अपन क्या कहते हैं, क्रीमेस्टर मसल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रीमेस्टर मसल कहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि आपको थर्मो रेगुलेशन में 2 मसल ध्यान रखनी है, डार्टोस मसल और क्रीमेस्टर मसल। स्पर्मेटिक फेसिया तो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो आप क्रीमेस्टर मसल है वो किस में हेल्प करेगी, वो हेल्प करेगी किसमें, एलिवेशन ऑफ टेस्टिस में, टेस्टिस को ऊपर लिफ्ट कराने में। अतुल बिल्कुल बढ़िया बेटा, अतुल प्रजापति, नितेश बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये क्या है, एलिवेशन ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस को ऊपर लिफ्ट कराने में हेल्प करेगी कौन, क्रीमेस्टर मसल। तो डार्टोस मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन और क्रीमेस्टर मसल एलिवेट कराने में। दैट्स ऑल, हो गया क्लियर। चलिए अब चलते हैं अपन और आगे, ठीक है। अब अपन देखें कि यहां ऊपर ये जो लाइन मैंने आपको स्पेशल लाइन दी है कि एक्सटर्नली इट लुक लाइक ए सिंगल पाउच ऑफ स्किन सेपरेटेड इनटू लेटरल पोर्शन बाय ए मीडियन रिज कॉल्ड एज रेफे। तो सिंगल पाउच है और मीडियन रेफे द्वारा क्या है कि 2 चैम्बर में डिवाइडेड है, पता रखा आपको, ठीक है। और यहाँ नीचे देखूं, इंटरनली द स्कोटल सेप्टम डिवाइड द स्कोटम इनटू 2 सैक ईच कंटेनिंग ए सिंगल टेस्टिस। तो इंटरनली क्या है कि जो सेप्टम है वो 2 चैम्बर में डिवाइड कर रहा है और ईच चैम्बर में क्या है, 1 टेस्टिस। ये दोनों पॉइंट इसी रिगार्डिंग है, ठीक है। रिमेनिंग आपको बता ही दिया। अब चले अपन आगे, चलिए अब अपन थोड़ा और आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये दे रखा है कि कुछ बच्चों में क्या है कि जो टेस्टिस है वो एट द टाइम ऑफ बर्थ, ठीक है, स्क्रोटम में डिसेंड नहीं हो पाती। वो टेस्टिस कहाँ रह जाती है, एब्डोमिनल कैविटी में रह जाती है। इस एबनॉर्मलिटी को क्या कहेंगे, आप मुझे आंसर दीजिए। इस एबनॉर्मलिटी को हम क्या कहेंगे, क्रिप्ट ऑर्किडिज्म कहेंगे। इसे अपन क्या कहेंगे, क्रिप्ट ऑर्किडिज्म कहेंगे इस एबनॉर्मलिटी को। ये अनडिसेंडेड टेस्टिस है, ठीक है। तो अब क्या है कि टेस्टिस कहाँ रहेगी, एब्डोमिनल कैविटी में रहेगी। अब वो क्या स्क्रोटम में नहीं आ पाती है, ठीक है, तो इसे क्रिप्ट ऑर्किडिज्म कहते हैं। अब फ्यूचर में क्या होगा
कि उस बच्चे में स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होगा? नहीं होगा। उस बच्चे में क्या स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा। तो आप मुझे ये बताइए कि बच्चे की उम्र जैसे 20 साल हो जाए तो क्या उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होंगे या नहीं होंगे? आंसर दीजिए मुझे। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर और सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन वो डेवलप होंगे। देखिए क्रिप्टोर्किडिज्म में क्या है कि जो इसका फंक्शन जो रुकेगा वो क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस का है, परंतु हार्मोनल एक्शन नहीं है। हार्मोन तो रिलीज होंगे, तो उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टर है वो डेवलप होंगे, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन क्या है? बनेगा। बिल्कुल नंदनी, बिल्कुल सही। आयुष बिल्कुल। तो ओनली स्पर्म फॉर्मेशन है, तो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन क्या है? इसमें फॉर्मेशन, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होंगे। ओनली क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस रुकेगा। अब फ्यूचर में क्या है कि उसमें कैंसर हो सकता है। वो कैंसर होने का कारण क्या है कि टेस्टिस की जगह तो क्या है? स्क्रोटम है, और वो टेस्टिस रहेगी क्या? एब्डोमिनल कैविटी में, तो वो मेलिगेंसी कोज कर सकता है। ठीक है, तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या करें? अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? ऑर्कियोपेक्सी। इसका ट्रीटमेंट क्या है? ऑर्कियोपेक्सी। सर्जिकली हम टेस्टिस को क्या डिसेंड करते हैं, कहां से? एब्डोमिनल कैविटी से। कहां? स्क्रोटम में। इसे हम क्या कहते हैं? ऑर्कियोपेक्सी। याद रहिएगा। चलो इतनी बात होगी। अभी मीनवाइल के एक बच्चे ने मुझे पूछा क्वेश्चन कि सर इसका जो है ये, हाँ, गबर्नेकुलम का क्या कार्य होगा, फंक्शन होगा? ठीक है, ये टेस्टिस को बेटा डिसेंड करने में हेल्प करता है। टेस्टिस को एलिवेशन करने में कौन हेल्प करता है? क्रीमेस्टर मसल। इसको डिसेंड करने में, नीचे वापस लाने में हेल्प कौन करता है? गबर्नेकुलम हेल्प करता है। एक तो ये ध्यान रखना। ड्यूरिंग क्या है कि जो इंट्रायूट्राइन लाइफ है, टेस्टिस का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है, और टेस्टिस क्या है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण क्या नीचे आ रही है, तो ये गबर्नेकुलम का जो फॉर्मेशन तब हो रखा है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के अलावा ये जो इलास्टिक फाइबर है वो भी इसे डिसेंड करने में हेल्प करते हैं। ये पहले से बने हुए हैं टेस्टिस जब एब्डोमिनल कैविटी में, तभी ये धीरे धीरे में कॉन्ट्रैक्शन होता है और टेस्टिस को स्लो डाउन किया ये नीचे लाते हैं। क्लियर हुआ? कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। गबर्नेकुलम का फंक्शन क्या है? टेस्टिस को डिसेंड करने। ठीक है, अब अपन चलते आगे। क्रिप्टोर्किडिज्म और ऑर्कियोपेक्सी क्लियर हुआ। अब अपने देखिए, अब मैं आपसे क्वेश्चन आता है कि टेस्टिस कनेक्टेड टू स्क्रोटम थ्रू, तो आप क्या कहोगे? गबर्नेकुलम। टेस्टिस कनेक्टेड टू एब्डोमिनल कैविटी, आप क्या कहोगे? स्पर्मेटिक कॉर्ड। फिर है स्क्रोटम कनेक्टेड टू एब्डोमिनल कैविटी, आप कहोगे इंगुइनल कैनाल। ठीक है, अब मुझे आप बताओ इंगुइनल हर्निया किसे कहते हैं? बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ आप, इंगुइनल हर्निया किसे कहेंगे? गुंजन, पारस? मैं बताता हूं बेटा। होता क्या है कि ये स्क्रोटम है और ये एब्डोमिनल कैविटी से क्या है कि कनेक्टेड है, जिसे अपन क्या इंगुइनल कैनाल कहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि जो वेट लिफ्टर होते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ठीक है, तो वो काफी जोर लगा देते हैं सम टाइम, तो उनका जो इंगुइनल पैसेज एरिया है वो क्या थोड़ा ऐसा है, ये वाइड हो जाता है कभी कभी अचानक। तो एक्सीडेंटली एनी पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल if descend down into inguinal canal region, this is called as inguinal hernia. इसे हम क्या है? inguinal hernia कहते हैं। इसलिए जो वेट लिफ्टर होते हैं, जो फुटबॉल खेलते हैं, वो स्पोर्टर वियर करते हैं, जैसे इंगुइनल जो कैनाल वाला एरिया है वो क्या है? नैरो रहे। ठीक है, तो एक्सीडेंटली एलिमेंट्री कैनाल का कोई पार्ट इंगुइनल कैनाल में डिसेंड हो जाए तो उसे अपन इंगुइनल हर्निया कहते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रहेगा। ठीक है, ये भी रिपेयर क्या सर्जिकल प्रोसेस द्वारा नॉर्मल कर देते हैं इसे। ठीक, अब चले अपन आगे। कैस्ट्रेशन क्या है? तो कैस्ट्रेशन क्या है कि जो टेस्टिस को डिस्ट्रॉय कर दें, तो उसे अपन क्या कहते हैं? कैस्ट्रेशन कहते हैं। आपने एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ा होगा, ठीक है, स्ट्रेटेजी फॉर फूड इनहेंसमेंट।
आपके एनसीईआरटी में 12th के एनसीईआरटी में 9 नंबर चैप्टर है, तो वहां पढ़ते हैं जो बुल होते हैं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव होते हैं, ठीक है, इनको ब्लॉक में कन्वर्ट करते हैं। ब्लॉक का मतलब बैल, उनको बैल में कन्वर्ट करते हैं। तो उनकी टेस्टिस को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। इंजेक्शन से क्या टेस्टिस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो उनमें एंड्रोजन हार्मोन का लेवल क्या हो जाएगा, बिल्कुल लो हो जाएगा, क्योंकि एंड्रोजन के हार्मोन के कारण क्या है, एग्रेसिवनेस रहती है। तो जब उनकी टेस्टिस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो एंड्रोजन हार्मोन का लेवल क्या चला जाएगा, बिल्कुल लो चल जाएगा। तो बुल कन्वर्ट इनटू ब्लॉक, वो बैल में कन्वर्ट हो जाता है। यही बैल क्या है, बैलगाड़ी में, खेतों में हल जोतने में काम आते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, कैस्ट्रेशन कहते हैं। आपको ध्यान रखना, ये एनिमल हस्बेंड्री में आप पढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल बढ़िया अतुल बेटा। अब अपन चले आगे। अब हम बात करते हैं किसकी, स्क्रोटम हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी, टेस्टिस की, सेकंड पॉइंट की। तो अब अपन देखें यहाँ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, अपन यहाँ बात करते हैं। डायग्राम क्लियर है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। चलिए, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस अपन दूसरा पॉइंट अपन लेते हैं। ठीक है, हाँ, ये सारा मैटर मिल जाएगा बेटा आपको, जो स्लाइडें हैं वो मिल जाएगी आपको, 3 जगह मिलेगी आपको। एक तो मैं यहीं अपलोड कर दूंगा, एक आपको गूगल ड्राइव पे मिल जाएगी, 2, और तीसरा मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। उसमें आपको एलन के अपने अचीवर प्लस के बच्चे, बहुत से बच्चे आपको मिलेंगे, ठीक है। 3 अचीवर प्लस है अभी हमारे, तो 2 अचीवर प्लस में मैंने पढ़ाया है अभी, तो वो अचीवर प्लस के बच्चे भी आपको मिलेंगे। तो 3 जगह आपको मिल जाएगी, यहाँ अपलोड हो जाएगी, गूगल ड्राइव पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपको समझने पे फोकस करना है। रिप्रोडक्शन से 5 या 6 क्वेश्चन आते हैं, खाली मैं समझा रहा हूं, वो समझना आपको, एक भी क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। चलिए, और आप क्या है कि मेरे को मैसेज करेंगे, ठीक है, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, तो उसमें आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। ये नंबर मैं लिख देता हूं यहाँ, $99,821,23784। स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको समझने पे फोकस करना है, ठीक है। यूं नहीं कि लिख रहे हो, ये समझो आप, ठीक है। हाँ, आपके फ्रेंड मुझसे पढ़े बेटा, ठीक है। परवेज सर नाम है मेरा, बिल्कुल सही। अब चलिए, अब अपन लेते हैं टेस्टिस का। अब आपको टेस्टिस का समझना है, ध्यान से देखिएगा मेरे को, ठीक है। ये डायग्राम देखे, इस डायग्राम को किस प्रकार समझना है, इस प्रकार समझना है कि देखिए बेटा, ये एक टेस्टिस है, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी थी, 4 to 5 सेंटीमीटर, इसकी विड्थ कितनी थी, 2 से 3 सेंटीमीटर। अब टेस्टिस में क्या है, आपको ध्यान रखना, एक तो ये अपर पोल है और एक क्या, लोअर पोल है। अपर पोल और लोअर पोल, ध्यान रह जाएगा। 2 सरफेस है, एक ये लेटरल सरफेस है और एक ये मीडियल सरफेस है, ठीक है। इधर वाली टेस्टिस के लिए ये लेटरल सरफेस है और ये मीडियल सरफेस है। तो अपर पोल, लोअर पोल, लेटरल सरफेस और मीडियल सरफेस, ध्यान रह जाएगा बात, ठीक है। अब क्या है कि ये जो है वो एंटीरियर बॉर्डर है और ये पीछे की तरफ क्या है, ये पोस्टीरियर बॉर्डर है। इतनी बात याद रह जाएगी, ठीक। अब अपने को क्या है, एक टेस्टिस का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लेना, जैसे इस डायग्राम में दिखाई दिया, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल हम सेक्शन लें
तो ये देखिए टेस्टिस का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लिया आपने, ठीक है, टेस्टिस का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लिया, ले लिया। अब देखिए अब ये, अब मैं इस प्रकार करता हूं इसमें, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एंटीरियर सरफेस हो गया, और ये क्या हो गया, पोस्टीरियर सरफेस हो गया, ये वाला थंब वाला रीजन, ये क्या है, पोस्टीरियर सरफेस है, ठीक है। तो ये एंटीरियर बॉर्डर और ये पोस्टीरियर बॉर्डर, यो मान लीजिए आप, तो ये जो दिखाई दे रहा है आपको एपिडर्मिस, ये क्या है, पोस्टीरियर पार्ट है, और ये ऊपर की तरफ जो ट्यूनिका वैजाइनलिस है, ये क्या है, एंटीरियर पार्ट है, ये अपर पोल और ये लोअर पोल और ये मिडिल रीजन है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको, ये टेस्टिस है, ये अपर पोल, ये लोअर पोल, ठीक है, दो सरफेस है, ये लेटरल सरफेस, ये मीडियल सरफेस, ठीक है, और दो बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर। फिर हमने इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लिया, फिर हमने इसको इस प्रकार किया, तो ये जो पार्ट आ रहा है, ये तो क्या, ये एंटीरियर बॉर्डर है, तो ये पोस्टीरियर बॉर्डर हो गया, ये यहां देखिए, तो ये क्या हो गया, पोस्टीरियर रीजन हो गया, और ये क्या हो गया, एंटीरियर रीजन हो गया, ठीक है, और ये अंदर हो गया जिसमें टेस्टिकुलर लॉब वगैरह मिलते हैं। अब बताओ समझ में आया बात, कमेंट बॉक्स में फौरन बताओ मेरे को ये बात, बिल्कुल क्लियर हुई बात, ठीक है। चलिए अब आप देखिए, अब क्या है, टेस्टिस में 3 कवरिंग होती, टेस्टिस में 3 कवरिंग होती है, तो सबसे पहली जो कवरिंग है वो क्या है, ट्यूनिका वैजाइनलिस है, तो ये क्या है, ट्यूनिका वैजाइनलिस है, ठीक है। तो वैजाइनलिस में क्या है कि पैराइटल और ये विसरल डबल लेयर है। तो आपको पता है ये ट्यूनिका वैजाइनलिस कवरिंग कैसे आई, आज मैं आपको बताता हूं ये ट्यूनिका वैजाइनलिस कवरिंग कैसे आई, कि टेस्टिस जब 7th और 8th मंथ में डिसेंड होके नीचे आती है, तो पेरिटोनियल कैविटी के रेमिनेंट है, ये पेरिटोनियल कैविटी का क्या है, रेमिनेंट है, यही क्या ट्यूनिका वैजाइनलिस है। टेस्टिस की जो रियल कवरिंग है वो तो बीच वाली कवरिंग ट्यूनिका एल्बुजिनिया है, और अंदर जो ब्लड वेसल से बनी हुई क्या ट्यूनिका वेस्कुलोसा है। तो ये तो जो पेरिटोनियल कैविटी उसके रेमिनेंट है जो क्या ट्यूनिका वैजाइनलिस है, ये डबल लेयर है, पैराइटल और विसरल, और इन डबल लेयर के बीच में ये कैविटी मिलती है, इन डबल लेयर के बीच में ये कैविटी मिलती है, जिसको हम वैजाइनल कैविटी भी कह सकते हैं। बात समझ में आई इतनी, ये ओनली क्या एंटीरियर पार्ट पे, ये लो ओनली क्या एंटीरियर पार्ट पे, ये पोस्टीरियर पार्ट पे नहीं है। पोस्टीरियर पार्ट पे क्या है, ये एपिडर्मिस है, यहीं से क्या ब्लड वेसल्स वगैरह ये सब एंटर होती है, ठीक। अब चले अपन थोड़ा और आगे, अब क्या है, इसके बाद ये तो फर्स्ट हो गया, अब ये सेकंड कवरिंग अपन बात करें किसकी, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये क्या कंप्लीट कवरिंग है, ये व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है, कौन, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या है कि यहाँ ये जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, बीच में एक वर्टिकल सेप्टम फॉर्म करती है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या फॉर्म करती है, वर्टिकल सेप्टम फॉर्म करती है। इस वर्टिकल सेप्टम को हम क्या कहते हैं, मीडियास्टिनम टेस्टिस कहते हैं। इस वर्टिकल सेप्टम को क्या कहते हैं, मीडियास्टिनम टेस्टिस कहते हैं। तो मीडियास्टिनम टेस्टिस किसने फॉर्म की, ट्यूनिका एल्बुजिनिया ने। तो आप मॉड्यूल में क्वेश्चन पढ़ते हैं कि पार्टीशन ऑफ टेस्टिस डेवलप कौन करता है, तो आप कहोगे ट्यूनिका एल्बुजिनिया फॉर्म करता है। पार्टीशन ऑफ जो टेस्टिस फॉर्म कौन करता है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये हो गया। अब क्या है कि ये मीडियास्टिनम टेस्टिस से ऊपर वाला जो चेंबर है वो तो क्या एंटीरियर चेंबर है, और नीचे की तरफ जो चेंबर है वो पोस्टीरियर चेंबर है। तो जो एंटीरियर चेंबर क्या बड़ा है और पोस्टीरियर चेंबर क्या उसके कंपेयर में स्मॉल है, ठीक। अब क्या है कि इस एंटीरियर चेंबर में ये जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है वो बहुत से हॉरिजॉन्टल सेप्टा फॉर्म करती है। उस बहुत से हॉरिजॉन्टल सेप्टा फॉर्म करती है तो बहुत से चेंबर फॉर्म हो जाते हैं। इन चेंबर को ही हम क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब कहते हैं। ये देखिए ये चेंबर फॉर्म हो गए, ये हॉरिजॉन्टल सेप्टा फॉर्म कर रहे हैं, तो बहुत से क्या है कि चेंबर फॉर्म हो जाते हैं। इन चेंबर को ही हम क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लोब कहते हैं। मैनी होते हैं तो टेस्टिकुलर लोब्यूल। तो एक टेस्टिस में कितने लोब्यूल होते हैं, 250।
तो अब आप बताओ कि पार्टीशन ऑफ टेस्टिस किसने फॉर्म किया? ट्यूनिका एल्बुजिनिया ने। टेस्टिकुलर लॉब किसने फॉर्म किया? ट्यूनिका एल्बुजिनिया ने। टेस्टिस की सबसे थिक कवरिंग और रियल कवरिंग कौन सी है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इतना बात याद रहेगी। चलिए अब अपन आ जाए आगे। अब टेस्टिस की थर्ड कवरिंग की बात करते हैं। तो थर्ड कवरिंग कौन सी है टेस्टिस की? ट्यूनिका वेस्कुलोसा। ये क्या है? ब्लड वेसल से बनी हुई। ये नेटवर्क ऑफ क्या है? ब्लड कैपिलरी। ऐसे अपन क्या करें? ट्यूनिका वेस्कुलोसा। तो थर्ड कवरिंग होगी ट्यूनिका वेजाइनलिस, डबल लेयर है जो पेरिटोनियल कैविटी के रेमिनेंट है। सेकंड ट्यूनिका एल्बुजिनिया और थर्ड क्या? ट्यूनिका वेस्कुलोसा। जो रियल कंप्लीट कवरिंग है वो कौन सी? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया का वर्टिकल सेप्टम इसे मीडियास्टिनम टेस्टिस कहते हैं। पार्टीशन ऑफ टेस्टिस यही डेवलप करता है। और ट्यूनिका एल्बुजिनिया क्या है कि बहुत से हॉरिजॉन्टल सेप्टा फॉर्म करते हैं जिससे बहुत से चैम्बर फॉर्म हो जाते हैं। इन चैम्बर को हम टेस्टिकुलर लोब कहते हैं। एक टेस्टिस में लगभग 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं। इतनी बात समझ आई। और थर्ड ट्यूनिका वेस्कुलोसा है। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एक टेस्टिकुलर लोब में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलते हैं? आप कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे को। एक टेस्टिकुलर लोब में कितने सेमिनिफेरस? नंदनी बिल्कुल, विमल बिल्कुल बढ़िया बेटा, 1 से 3। एक टेस्टिकुलर लोब में 1 से 3 के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलते हैं। ठीक है, तो हम ऑन एन एवरेज 1 टेस्टिस में टोटल कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मान सकते हैं? तो आप ऑन एन एवरेज 1 टेस्टिस में मान सकते हैं 750 से 1000 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मान सकते हैं। तो आपसे पूछे कि एक टेस्टिस में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलते हैं, तो आप कहोगे 750 टू 1000। बिल्कुल जहांगीर अंसारी, बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। अब अपन देखें कि एक जो टेस्टिकुलर लोब है इसमें 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलते हैं। ठीक है, वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ठीक है आपस में ज्वाइन होके एक स्ट्रेट ट्यूब्यूल बनाते हैं। एक स्ट्रेट ट्यूब्यूल बनाते हैं। उस स्ट्रेट ट्यूब्यूल को क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे को। उस स्ट्रेट ट्यूब्यूल को क्या कहते हैं? ट्यूबलाई रेक्टाई। उस स्ट्रेट ट्यूब्यूल को क्या कहते हैं? हम ट्यूबलाई रेक्टाई कहते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये स्ट्रेट ट्यूब्यूल को हम क्या कहते हैं? ट्यूबलाई रेक्टाई। और ये ट्यूबलाई रेक्टाई किसको क्रॉस करते हैं? मीडियास्टिनम टेस्टिस को क्रॉस करते हैं। ये ट्यूबलाई रेक्टाई मीडियास्टिनम टेस्टिस को क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं और एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। उस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे को। रेटेड टेस्टिस। उस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? रेटेड टेस्टिस कहते हैं। बिल्कुल बढ़िया। और रेटेड टेस्टिस से 10 से 20 इफरेंट डक्ट अराइज होती है। रेटेड टेस्टिस से 10 से 20 इफरेंट डक्ट अराइज होती है। उन इफरेंट डक्ट को हम क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ मेरे को। वासा इफ्रेंसिया। उसको हम क्या कहते हैं? वासा इफ्रेंसिया कहते हैं। अब वासा इफ्रेंसिया के टेस्टिस से बाहर आके एक हाईली कोल्ड डक्ट से कनेक्टेड होती हैं। इस हाईली कोल्ड डक्ट को क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ। इपिडिडाइमस। इसे हम क्या कहते हैं? इपिडिडाइमस कहते हैं। और इपिडिडाइमस के 3 पार्ट हैं। सबसे ऊपर का पार्ट क्या है? कैपेट। बीच का पार्ट क्या है? बॉडी, या हम कॉर्पस कहते हैं। और सबसे लोअर पार्ट क्या है? कोडा। तो इपिडिडाइमस के 3 पार्ट है, कैपेट और बॉडी और कोडा। ठीक है, और कोडा पार्ट से एक डक्ट अराइज होती है। उस कोडा पार्ट से एक डक्ट अराइज होती है, उसे क्या कहोगे? बताओ। कोडा पार्ट से डक्ट अराइज होगी, उसे क्या कहेंगे? वास डिफरेंस कहेंगे। कोडा पार्ट से एक डक्ट अराइज होगी जिसे हम क्या कहेंगे? वास डिफरेंस कहेंगे। तो ये जो वास डिफरेंस है ये क्या है कि स्क्रोटम से फिर एब्डोमिनल कैविटी में आती है। तो क्वेश्चन आता है कि जो स्पर्म को स्क्रोटम से एब्डोमिनल कैविटी कौन कैरी करता है? तो हम क्या कहेंगे? वास डिफरेंस कैरी करता है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस यहां तक हुआ। यहां तक बात क्लियर हुई? आगे चलूं? बिल्कुल, चलिए। अब अपन चलते हैं आगे। अब अपन देखें कि यहां सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है टेस्टिस की। ठीक है, क्योंकि यहां क्या है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है।
ठीक है, जैसे किडनी में नेफ्रॉन्स है वैसे क्या ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है। ठीक है, अब हम देखें एपिडिडाइमस, इसकी बात करें। यहां जनरली क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहां देखें कि एपिडाइमस की जो लेंथ होती है लगभग 6 मीटर लेंथ होती है। एपिडाइमस की जो लेंथ होती है वो लगभग 6 मीटर लेंथ होती है। ठीक है, यहां क्या है कि फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म होता है। यहां क्या फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म होता है। ठीक है, तो अब आप ध्यान से सुनिएगा कि स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो कहां होता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है वो कहां होता है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। और उनमें फंक्शनली वो मैच्योर कहां होते हैं? एपिडिडाइमस में। ठीक, तो अब फंक्शनली मैच्योर होने का मतलब क्या है, मैं आपको आज बता रहा हूं, आप समझेगा इसे। ठीक है, फंक्शनली मैच्योर होने का मतलब ये है कि ये देखिए नीचे मैंने एक डायग्राम बनाया स्पर्म का, ये हेड है, ये मिडल पीस है, ये टेल है। तो इसके टेल पे क्या है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, यहाँ क्या है? कैल्शियम चैनल होता है। यहाँ क्या है? कैल्शियम चैनल होता है। और वो कैल्शियम चैनल क्या है? नॉन फंक्शनल होता है। वो कैल्शियम चैनल है वो नॉन फंक्शनल होता है। ठीक है, इसलिए टेल है उसमें मोटिलिटी नहीं मिलती। तो फिर आप कहोगे कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, ट्यूबुलर रेक्टाई, रेटेड टेस्टिस, ठीक है, वासा फ्रेंसिया और एपिडाइमस तक कैसे है? वो डक्ट के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से आए, स्पर्म की खुद की मोटिलिटी नहीं। आपसे बोले स्पर्म गेन मोटिलिटी फर्स्ट टाइम इन, तो आपको एपिडाइमस आंसर देना है। क्यों? क्यों मोटिलिटी क्यों नहीं हुई है? क्योंकि आपको कहना है कि जो टेल है इस पे कैल्शियम चैनल मिलते हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं। ठीक है, इन कैल्शियम चैनल को हम क्या कहते हैं? कैट्सपर प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं हम इन्हें? कैट्सपर प्रोटीन कहते हैं। ठीक, कैल्शियम चैनल ध्यान रखो, आप ज्यादा डिटेल में जाओ ही नहीं। ठीक, तो कैल्शियम ये नॉन फंक्शनल है। अब क्या होता है कि एपिडाइमस है उसमें जो सिक्रेशन मिलता है वो इन कैल्शियम चैनल को क्या एक्टिव कर देता है, फंक्शनल कर देता है। तो कैल्शियम चैनल को जब फंक्शनल कर देता है तो कैल्शियम का इन्फ्लक्स स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए कैल्शियम का इन्फ्लक्स स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही कैल्शियम का इन्फ्लक्स स्टार्ट होता है तो ये टेल में मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। इसी कहते हैं फंक्शनल मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। कहां हुआ? एपिडाइमस में। तो पहले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये कैल्शियम चैनल नॉन फंक्शनल थे, जिसे कैट्सपर प्रोटीन कहते हैं। तो ये एक्टिव कहां हुए? एपिडाइमस में। एपिडाइमस में कैसे एक्टिव हुए कि एपिडाइमस का जो सिक्रेशन है वो कैल्शियम चैनल प्रोटीन को एक्टिव कर देता है, जैसे कैल्शियम एंटर होता है और इसकी टेल में मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। इतनी बात समझ में आई? ठीक, पहली बात। अब दूसरा क्वेश्चन अपन देखें। अब ये एक्टिव हो गया तो स्पर्म के मिडल पीस में क्या है? निश्चित माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं। अब ये एक्टिव रहे तो इनके सारे अगर माइटोकॉन्ड्रिया खर्च हो जाए तो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में वेजाइना से ये यूट्रस ओविडक्ट जा ही नहीं पाएंगे। तो अब क्या है कि इनकी एनर्जी कंजर्वेशन के लिए, ठीक है, एपिडाइमस में एक मैकेनिज्म और होता है। तो एपिडाइमस में एक मैकेनिज्म क्या होता है कि एक तो एपिडाइमस इनके एक्रोसोम के चारों तरफ क्या थिन कोलेस्ट्रॉल कवरिंग फॉर्म करती है। स्पर्म के एक्रोसोम के चारों तरफ क्या थिन कोलेस्ट्रॉल कवरिंग फॉर्मेशन कहती है। और एपिडाइमस क्या है? कुछ इनहिबिटरी प्रोटीन रिलीज करती है इसकी टेल के चारों तरफ। क्या करती है? इनहिबिटरी प्रोटीन रिलीज करती है। तो इनहिबिटरी प्रोटीन के कारण क्या है? स्पर्म की मोटिलिटी टेम्परेरी रूप से क्या है? सप्रेस हो जाती है। ये देखिए कि रिलीज सम फैक्टर विच सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी। तो ये टेम्परेरी फॉर्म में क्या है कि इसकी मोटिलिटी सप्रेस हो जाती है कंप्लीट मेल जेनिटल ट्रैक्ट में। ये किसके लिए किया जाता है? एनर्जी कंजर्वेशन के लिए। इतनी बात समझ में आई? अब क्या होता है कि जब ये सीमन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर होता है, तो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर होता है तो वहां जो वेजाइनल फ्लूइड है, ठीक है, वो जहां वहां वेजाइनल फ्लूइड क्या है? इस कोलेस्ट्रॉल कवरिंग को रिमूव कर देता है और इन इनहिबिटरी प्रोटीन्स को इनएक्टिव कर देता है। तो स्पर्म वापस क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाता है। इसे हम कहते हैं रीगेन मोटिलिटी। इसे हम क्या कहते हैं? रीगेन मोटिलिटी। और टेक्निकली हम कहते हैं इसे कैपेसिटेशन।
तो अक्सर क्वेश्चन आता है कैपेसिटेशन फाउंड वेयर, तो आंसर आता है हमारा फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। 4-5 बार आंसर ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो स्पर्म को फर्स्ट टाइम मोटिलिटी कहां गेन करता है? इपिडाइमस में। रीगेन मोटिलिटी या कैपेसिटेशन कहां करता है? वेजाइना में। किसके कारण? वेजाइनल फ्लूइड। वेजाइना नहीं लिखा था, जनरली फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट आता है, तो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट को आप टिक करो, वेजाइना है तो वेजाइना को टिक करो। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ समझ में आया या नहीं आया? ये पॉइंट क्लियर हुआ? आज मजा आ गया सर, ऑल क्लियर हो गया, बिल्कुल बढ़िया। तो स्पर्म का जो सेमिनिफरस ट्यूबल्स में फॉर्मेशन होते हैं तो वो फंक्शनली मैच्योर नहीं होते, क्योंकि वहां कैल्शियम चैनल नॉन फंक्शनल होते हैं। कैल्शियम चैनल फंक्शनल पहली बार कहाँ होंगे? एपिडाइमस में होंगे, क्योंकि एपिडाइमस का जो सीक्रेशन है वो कैल्शियम चैनल को फंक्शनल करेगा, जिससे कैल्शियम अंदर जाएगा और टेल में मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अब हमें क्या है, उसके एनर्जी कंजर्वेशन के लिए क्या है, जो एपिडाइमस है वो एक्रोसोम के चारों तरफ कोलेस्ट्रॉल कवरिंग फॉर्म करता है और टेल के चारों तरफ इनहिबिटरी प्रोटीन रिलीज करता है। अब ये कंप्लीट मेल जेनिटल ट्रैक्ट में स्पर्म इनएक्टिव रहेंगे फॉर एनर्जी कंजर्वेशन। जब ये सीमन है वो जो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में पास होगा तो वेजाइना में जो वेजाइनल फ्लूइड है वो एक्रोसोम कवरिंग, जो कोलेस्ट्रॉल कवरिंग है एक्रोसोम के चारों, उसे रिमूव कर देगा और इनहिबिटरी प्रोटीन को इनएक्टिव कर देगा। तो स्पर्म वापस क्या हो गए? एक्टिवेट हो जाएंगे। इसे रीगेन मोटिलिटी कहते हैं। इसे हम टेक्निकल क्या कहते हैं? कैपेसिटेशन। तो अक्सर क्वेश्चन आता है कैपेसिटेशन फाउंड वेयर, तो आपका आंसर आना चाहिए फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। ठीक, तो ये अपना एपिडाइमस हो गया। अब अपन बात करते हैं वास डिफरेंस की। तो वास डिफरेंस अराइज होती है कहां? कोडा एपिडाइमस से। और टर्मिनल डायलेटेड पार्ट वास डिफरेंस को अपन क्या कहते हैं? एम्पुला कहते हैं। तो यहां एम्पुला में भी स्टोरेज होता है। एपिडाइमस, कैपेसिटेशन इन वेजाइना। जनरल इक्वेशन में क्या फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट है तो उसे टिक कर देते हैं, या वेजाइना लिखा हो तो उसे टिक करते हैं, ये ज्यादा मोर करेक्ट है। तो स्पर्म दो जगह स्टोर होते हैं, एक तो कहां? एपिडाइमस में, और दूसरा कहां? वास डिफरेंस के टर्मिनल पार्ट में, जिसे हम क्या कहते हैं? एम्पुला कहते हैं। याद रह जाएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं स्पर्म के पाथवे की। ये देखिए, अब हम स्पर्म के पाथवे की बात करते हैं। ठीक, स्पर्म का फॉर्मेशन क्या होता है? सेमिनिफरस ट्यूबल्स में। सेमिनिफरस ट्यूबल से कहां? रेटे टेस्टिस। सेमिनिफरस ट्यूबल से क्या? ट्यूबुलर रेक्टाई। ट्यूबुलर रेक्टाई एनसीईआरटी में नहीं दिया तो इसलिए मैंने इस स्लाइड में नहीं दिया। ठीक है, तो सेमिनिफरस ट्यूबल्स हैं, वो बनाते हैं क्या? स्ट्रेट ट्यूबल, जिसे ट्यूबुलर रेक्टाई कहते हैं। ट्यूबुलर रेक्टाई मीडियास्टिनम टेस्टिस को क्रॉस करके नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं रेटेड टेस्टिस, और रेटेड टेस्टिस से क्या है? वास एफ्रेंशिया। वास एफ्रेंशिया को हम इफरेंट डक्ट्यूल भी कहते हैं। ठीक है, फिर आते हैं एपिडाइमस में, फिर वास डिफरेंस, फिर एजैकुलेटरी डक्ट, फिर यूथ्रा, फिर आउटसाइड द मेल बॉडी। ये पाथवे हो गया। नीट में क्वेश्चन आया हुआ है कि वासा एफ्रेंशिया को अगर हम ब्लॉक कर दें, वासा एफ्रेंशिया को ब्लॉक कर दें तो जो स्पर्म है कहां से कहां ट्रांसफर नहीं हो पाएगा? तो स्पर्म ट्रांसफर नहीं हो पाएगा कहां से? रेटेड टेस्टिस से एपिडाइमस। वासा एफ्रेंशिया को ब्लॉक कर दें तो स्पर्म ट्रांसफर नहीं हो पाएगा कहां से कहां? रेटेड टेस्टिस से एपिडाइमस। याद रह जाएगा। एक कभी कभी क्या एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि अगर हम एपिडाइमस को रिमूव कर दें और एपिडाइमस की जगह नॉर्मल डक्ट कनेक्ट कर दें, क्या वास एफ्रेंशिया से वास डिफरेंस नॉर्मल डक्ट, तो क्या उस पर्सन के स्पर्म फर्टिलाइजेशन कर सकेंगे या नहीं? आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। नो। क्यों नो? क्योंकि उनका फंक्शनल मैच्योरेशन नहीं होगा, मैच्योरेशन एब्सेंट। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उनका क्या? फंक्शनल मैच्योरेशन नहीं होगा। क्यों? कि वो कैल्शियम चैनल एक्टिव नहीं होंगे, तो टेल ही मूव नहीं करेगी, तो स्पर्म क्या है कि आगे वेजाइना से यूट्रस ओविडक्ट में जा ही नहीं पाएगा। तो एपिडाइमस को रिमूव कर दें, उसकी जगह नॉर्मल डक्ट फॉर्म कर दें, तो वो पर्सन कभी फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन ये आता है, ये ITDS का मतलब क्या है? इंट्राटेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम। क्या है?
इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम, मतलब टेस्टिस के अंदर। तो ये क्या है, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स रेटिटेजी वास एफ्रेंसिया, ये क्या है, ITDS है। और ये एपिडाइमस वास डिफरेंस एजेकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा, ये क्या है, ETDS। ETDS का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम, ठीक है। तो ITDS सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स रेटिटेजी वास एफ्रेंसिया, और ETDS का मतलब क्या है, एपिडाइमस वास डिफरेंस एजेकुलेटरी और यूरेथ्रा, याद रह जाएगा, ठीक है। और लिबरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द बॉडी इज मेल इज कॉल्ड एजेकुलेशन, इसे अपन क्या कहते हैं, एजेकुलेशन कहते हैं। इतनी बात होगी। अब यहां ऊपर जो मैंने देखा मेल सेक्स एसएसटी डक्ट, एनसीईआरटी में क्या है, कुछ रैंडमली चीजें दे देते हैं ये छोटे छोटे कि सर मेल सेक्स एसएसटी डक्ट क्या है। तो इसको मेल सेक्स एसएसटी डक्ट अपन कंसीडर करते हैं किसको, रेटिटेजी वास एफ्रेंसिया एपिडाइमस और वास डिफरेंस को। कोई खास बात नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इसलिए मैंने यह ब्रैकेट में दे रखा है, ठीक है। तो ये यहां तक बात होगी अपनी। ठीक, तो आज अपने क्या है कि जो स्टडी किया है, तो सबसे पहले अपने स्टडी किया है क्या कि रिप्रोडक्शन होता क्यों है। रिप्रोडक्शन अपनी रेस को कंटिन्यू करने के लिए होता है, ठीक है, अपने नंबर मल्टीप्लाई करने के लिए होता है। फिर मैंने आपको बताया रिप्रोडक्शन 2 टाइप का, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लोअर ऑर्गेनिज्म में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हायर ऑर्गेनिज्म में। एसेक्सुअल यूनिपेरेंटल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइपेरेंटल, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया सेक्स ऑर्गन 2 टाइप के, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मैंने आपको बताया कि जो गैमिट का फॉर्मेशन करे और सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन करे, वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मैंने बताया जो गैमिट को पैसेज प्रोवाइड करे और गैमिट को फ्यूजन में हेल्प करे, वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। मेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस, फीमेल में ओवरी है। मेल में टेस्टिस है, वो गैमिट फॉर्म करता है किसको, स्पर्मेटोजुआ, और हार्मोन कौन है, टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल में ओवरी है तो वो ओवा फॉर्मेशन करती है, और हार्मोन कौन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक। फिर जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, मेल में क्या, टेस्टिस से बाहर आते हैं स्पर्म, किसमें, एपिडाइमस, वास डिफरेंस, ठीक है, एजेकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, पेनिस, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, जो सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बोरेटरल ग्लैंड है, ये क्या है, सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। और फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन कौन है, ओवरी के बाद, ओवरी तो प्राइमरी हो गया, फिर जो ओवा आता है कहाँ, ओविडक्ट, यूट्रस और वेजाइना, ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हो गया। और यहाँ एक ही ग्लैंड है, कौन सी, बार्थोलिन ग्लैंड। तो ये 4 क्या हो गए, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हो गए। फिर मैंने आपको बताया मेमरी ग्लैंड है, ये क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन नहीं है, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। इतनी बात समझ में आई। चलिए, अब फिर इसके बाद आपको गोनेड का पता है, तो गोनेड का ओरिजिन कैसे होता है, मेसोडर्मल होता है। ड्यूरिंग इंट्रा यूट्राइन लाइफ टेस्टिस और ओवरी दोनों का फॉर्मेशन क्या एब्डोमिनल कैविटी में हो जाता है। ओवरी है थ्रू आउट लाइफ एब्डोमिनल कैविटी में रहती है। टेस्टिस है वो 7th और 8th वीक पे तो फॉर्मेशन हो जाती है, और 7 और 8 मंथ में क्या है, वो एब्डोमिनल कैविटी से डिसेंड होना शुरू होती है, और एब्डोमिनल कैविटी से कहाँ जाती है, वो स्क्रोटम में आ जाती है। स्क्रोटम में क्यों आती है, कि स्क्रोटम में लो टेम्परेचर चाहिए, कितना, 2 से 2.5 डिग्री लो टेम्परेचर होता है, वो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए क्या है, सुटेबल है। बाइपोटेंशियल गोनेड, ये बेटा मानिक नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे इनके बारे में, ठीक है, इनके बारे में नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। ये बात हो गई। अब अपन ले आगे इतनी बात हो गई। अब तो 7th और 8th मंथ में डिसेंड होना शुरू हो जाती है, कहाँ आ गई, स्क्रोटम में आ गया। तो 9th मंथ में कहाँ मिलेगा, स्क्रोटम में। और 7th और 8th मंथ में कहाँ मिलेगा, डिसेंडिंग पाथ में। और 4th मंथ में कोई टेस्टिस पूछे कहाँ मिलेगी, तो आपको होगे एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है। फिर उसके बाद अपने लिया क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम स्टडी करेंगे क्या, स्क्रोटम, टेस्टिस, एपिडाइमस, वास डिफरेंस, एजेकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा, पेनिस और एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। 8 पॉइंट अपन लेंगे।
तो सबसे पहले अपने लिया टेस्टिस, उसकी लेंथ क्या है कि 4 to 5 सेंटीमीटर, विड्थ क्या है 2 से 3 सेंटीमीटर, ये जनरल पॉइंट अपने लिया। फिर हमने स्क्रोटम का पॉइंट लिया, तो स्क्रोटम में बहुत से पॉइंट मैंने आपको बताए थे, ठीक है। और फिर अपन स्क्रोटम के बाद फिर हमने सेकंड पॉइंट कौन सा लिया, टेस्टिस। टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर वगैरह ये सब पता है आपको। और फिर मैंने आपको इंटरनल स्ट्रक्चर वगैरह बताने के बाद फिर हमने एपिडर्मिस के बारे में बात की, और एपिडर्मिस में मोर इंपोर्टेंट हमने बात की किसकी, फंक्शनल मैच्योरेशन की, ठीक है। और फिर इसके बाद वास डिफरेंस के बारे में बताया, और फिर आपको पाथवे ऑफ स्पर्म के बारे में बताया। यहां तक बात। अब आपको यहां तक कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो आप लोग पूछिए, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। ITDS बेटा इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम, जो टेस्टिस के अंदर डक्ट मिलती है, इनको हम कहते हैं ITDS। और ETDS का मतलब एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम, जो टेस्टिस के बाहर है, जैसे एपिडर्मिस, वास डिफरेंस, एसिप्लेटेड डक्ट, यूरेथ्रा, ये बाहर। और बोलिए जल्दी। ITDS ETDS तो बता दिया बेटा। ओके, थैंक यू बेटा। अरे मोहम्मद, हाँ, पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सस बेटा एग्जाम में नहीं आएगा, सिंपल ध्यान रखना है कि टेस्टिस के अंदर क्या है कि जो गोनेडियल आर्टरी होता है, उनके चारों तरफ गोनेडियल वेन होती है, नेटवर्क होता है, उनको हम पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सस कहते हैं। वो हीट एक्सचेंजर, काउंटर करंट हीट एक्सचेंजर के फॉर्म में काम करता है। तो जो स्क्रोटम का थर्मोरेगुलेशन में 3 ही तो चीजें हैं, एक तो स्वेट ग्लैंड, दूसरा डार्टो क्रीमेस्टर मसल, और एक तीसरा पेम्पनीफॉर्म प्लेक्सस। आपको डार्टोस और क्रीमेस्टर मसल आपको ध्यान रखना। नमस्कार सुरभि बेटा। और बोलिए, जल्दी आने चाहिए आपके क्वेश्चन। सर रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, वो बॉटनी वाले सर पढ़ाएंगे बेटा आपको। इंट्रा यूट्राइन लैब क्या है? इंट्रा यूट्राइन लैब का मतलब है कि जो फीमेल है उसकी यूट्रस के अंदर जो फिटस डेवलप होता है उसे अपन कहते हैं इंट्रा यूट्राइन लाइफ, ठीक है। 8 वीक तक तो हम कहते हैं एम्ब्रियो, और 8 वीक से 9 मंथ तक हम क्या कहते हैं, फिटस कहते हैं। आपको ध्यान रखना। तो 9 मंथ की प्रेगनेंसी होता है तो 8 वीक तो हम एम्ब्रियो वर्ड यूज करते हैं, और 8 वीक से 9 मंथ तक हम यूज लेते हैं क्या, फिटस वर्ड यूज लेते हैं। आपको ध्यान रखना। स्पर्मेटिक फेसिया कनेक्टिव टिश्यू है बेटा, जो स्क्रोटम में कनेक्टिव टिश्यू उसको स्पर्मेटिक फेसिया अपन कहते हैं। नोटबुक बनाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको मिलेगा। ये ऑफलाइन क्लासेस आज से स्टार्ट होगी बेटा। एक आपको बताऊं, लेफ्ट टेस्टिस है वो स्लाइटली लोअर होती है कंपेयर टू राइट टेस्टिस, ठीक है, स्लाइटली। सेवंथ वीक में टेस्टिस कहां होगी? एब्डोमिनल कैविटी में होगी बेटा। 7वें 8वें सप्ताह में तो फॉर्मेशन होगी। आप 7वें 8वें महीने में पूछोगे तब अपन कहेंगे उसे डिसेंडिंग पाथ में होगी। लेडिंग सेल अपन बाद में बात करेंगे बेटा, हिस्टोलॉजी ऑफ 70 फेस्टिवल्स में। कैपेस्टेशन जो स्पर्म को, ठीक है, इनएक्टिवेट किया गया है एपिडर्मिस में इनहिबिटरी प्रोटीन के द्वारा और एक्रोसोम कोलेस्ट्रॉल कवरिंग के द्वारा, उनको रिमूव करते हैं वेजाइनल फ्लूइड, उसे हम कहते हैं कैपेस्टेशन। इसे अपन कहते हैं रीगेन मोटिलिटी, जो वेजाइना में होती है। आगे बोलो, क्वेश्चन फास्ट होने चाहिए आपके। ऑफलाइन क्लास आज से स्टार्ट हो रखी है आपके फेज की, मैं पूछ के बताता हूं आपको, पता करते हैं आज। प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, यूरिथ्रा के 3 पार्ट होते हैं, नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा मैं। प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा और पिनाइल यूरिथ्रा। यूरिनोजेनिटल साइनस बेटा
कि जो यूरिथ्रा है ह्यूमन में, वो क्या है, यूरिन और ये सीमन दोनों को पास करती है, इसलिए इसे क्या है, इसके पोर को हम क्या है, यूरिनोजेनाइटल पोर कहते हैं। अच्छा, आप लोगों की 14 से ऑफलाइन क्लास है, मुझे अभी ध्यान नहीं, आज मैं पता करता हूँ, अभी फोन करता हूँ। ठीक है, तो ऑफलाइन में नोटबुक की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, ऑफलाइन में पड़ेगी, क्योंकि यहाँ तो आपको प्रोवाइड करा देते हैं, इसलिए। फोरस्किन ये अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, पेनिस में होता है बेटा, ठीक है, ग्लास पेनिस पे कवरिंग होती है, इसे फोरस्किन कहते हैं अपन, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, अभी यहां तक ही अपन बात करें, ठीक है। आप लोग में से ज्यादातर बच्चे मुझे जानते हैं, ठीक है, और जो नहीं जानते हैं वो धीरे धीरे जान जाएंगे। जो मैं बता रहा हूं बिल्कुल उसे फॉलो करना, ठीक है। मुझे पता है कि किस प्रकार के नीट में क्वेश्चन आते हैं और उनके आंसर हमें कैसे देने, ठीक है। हाँ, सेमिनिफेस्टिबल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है बेटा। ऑर्कियोपेक्सी का मतलब बेटा, जो सर्जिकली क्या है कि टेस्टिस को एब्डोमेन से स्क्रोटम में डिसेंड करना क्या है, ऑर्कियोपेक्सी है। ऑर्कियोडेक्टोमी वो टेस्टिस को रिमूव करना है, वो अपन बाद में बात करेंगे। तो ठीक है मेरे ऊपर डिपेंड रहना, ठीक है, मेरे ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फर्दर पार्ट पढ़ के आएंगे। स्क्रोटम हो गया, टेस्टिस हो गया, एपिडाइमस हो गया, वास डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे किसकी, एजेकुलेटरी डक्ट की, यूरिथ्रा, पेनिस और एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स की, और हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ठीक है। ओके, बाय, मिलते हैं। ठीक है।